सबसे पहले ना, पहले तो ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो, मैं ऑब्जर्वर की बात करता हूँ। अच्छा, बेटर वर्ड होता है कि एक वर्ड होता है ऑब्जर्वर या रिफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, हालांकि ज्यादा अच्छा वर्ड होता है रिफरेंस फ्रेम। बेटर वर्ड है रिफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर कोई वर्ड नहीं होता। लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, किसी बच्चा समझ जाए, उसको हम लोग ऑब्जर्वर का नाम लेते हैं। ऑब्जर्वर का नाम लेते हैं। अभी ऑब्जर्वर के टाइप्स पे आते हैं। पहला ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर है। ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर है। अब ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर दो तरह से हो गया। पहला, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरा जिसकी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट, जिसकी कांस्टेंट है वो ऑब्जर्वर सूडो फोर्स नहीं देगा। नो सूडो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो कोई सूडो नहीं देगा। और ये जो ऑब्जर्वर है, ये सूडो देगा। ये सूडो देगा, और इसका सूडो हमेशा -m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के बराबर जाएगा। सिर्फ एक ही सूडो देगा और कोई सूडो नहीं देगा। अब हमारे सिलेबस में जितना भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सूडो फोर्स कितना काम कर रहा है, चाहे कुछ भी, या बताओ वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है, वो सब ट्रांसलेटिव ऑब्जर्वर होते हैं। यही सूडो देगा, इसके अलावा हमारा ऑब्जर्वर कोई सूडो नहीं देता है। जो डिफॉल्ट केस में हम इसी ऑब्जर्वर का यूज करते हैं। डिफॉल्ट केस में हम इसी ऑब्जर्वर का यूज करते हैं। ठीक है। अब एक और चीज है, अब आता है ना थोड़ा सा एक टर्म्स आता है कि जब मैं कहता हूं कि F बराबर, फोर्स इक्वेशन लिखिए, F बराबर में अगर कुछ भी लिखिए, तो फोर्स अगर ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड जाए या एक्सेलरेट हो, कुछ भी हो, तो वो एफबीडी बनाएगा। सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना। तो फर्स्ट वर्क इसके अंदर होता है क्या, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने के बाद क्या होगा कि वो F बराबर में लिखेगा। लेकिन जब उसको टॉर्क इक्वेशन लिखना पड़ गया ना, टॉर्क इक्वेशन लिखना पड़ गया, तो जहां पे खड़ा है उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेगा। अगर मैं कहूं कि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है, वो पॉइंट एक्सेलरेट हो रहा है, नॉन कुछ भी हो रहा है, मेरा मतलब है कि ऑब्जर्वर वहां पे खड़ा है। ये नहीं कि ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और कहेगा कि उसके अबाउट टॉर्क लिखो, एकदम ये अनर्थ है। ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है उसी के अबाउट टॉर्क लिखता है। फोर्स इक्वेशन में तो जरूरत ही नहीं है कि उसके अबाउट लिखना है, फोर्स तो सीधे F बराबर है में, उसमें कहां कोई पॉइंट है। किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स थोड़ी आता है, फोर्स तो सीधे F बराबर है में, पॉइंट के अबाउट टॉर्क आता है। तो जिसके अबाउट वो टॉर्क लिखेगा, ऑब्जर्वर वहीं खड़ा है। ठीक है, तो इसको भी लिखो तो स्टेटमेंट की तरह से। और ये ऑलवेज वैलिड है, मतलब ये ट्रांसलेटिव चाहे कैसे भी ऑब्जर्वर हमेशा वैलिड है कि टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम is made with respect to ऑब्जर्वर एक्सेस। ऑब्जर्वर पे अंडरलाइन लगा हुआ है ऑब्जर्वर एक्सेस, और ये ऑलवेज वैलिड है, पूरी की पूरी लाइन ऑलवेज वैलिड। ये ऑलवेज वैलिड। ठीक है। हाँ, कैसा भी नहीं। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, हाँ सही करो, कैसा भी ऑब्जर्वर है ये ऑलवेज वैलिड है। मतलब फोर्स के लिए तो सोचना ही नहीं था, टॉर्क के लिए सोचना। जब भी मैं कहूंगा इसको टॉर्क बताओ, दैट मीन्स ऑब्जर्वर वहीं पे खड़ा है। अगर वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है तो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स आएगा। और वो पॉइंट अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो कोई सूडो नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। यानी कि तुम कहो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक्सेलरेट हो रहा हूँ सर, उसके बाद टॉर्क लिखना है, तो मैं एक्सेलरेट हो रहा हूँ तो सूडो लगा दिया, अब वो टॉर्क दिखा दिया, सब अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जिसके अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो वो पॉइंट एक्सेलरेटेड होना चाहिए, दैट मीन्स ऑब्जर्वर वहां खड़ा है। ठीक है, अब आते हैं, इसीलिए जब मैं कहता था ना कि बताओ ये वाला पॉइंट आई आर है, तो इसके बाद टॉर्क बताओ, तो मैं कहता था ना कि देखो ये एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर यहीं पे है, तो ये एक्सेलरेटेड तो सूडो फोर्स नीचे को दिखाएगा, तो टॉर्क नहीं है तो लिख सकता है। और अगर मास यहाँ पे होता है, एक मास यहाँ पे, तो सेंटर मास का फोर्स सूडो यहाँ पे आता, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इसका टॉर्क इसके बाद आ जाता तो गड़बड़, तो टॉर्क उसके बाद नहीं लिखते, और लिखते तो सूडो का टॉर्क दिखाना पड़ता। सही है ना। तो टॉर्क इक्वेशन को तो समझ में आ गया कि जब भी हम किसी पॉइंट के बाद टॉर्क लिखेंगे तो वहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ इस पार्टिकल पे सूडो फोर्स कितना काम कर रहा है यहां से, तो जहां से पूछ रहा है वहीं पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा
सीधे m इंटू ए करके उल्टा दे दो, हो गया, सही है ना। अच्छा, अब आते हैं अगला जो टर्म्स था इसके अंदर, क्या सूडो का टॉर्क आ जाएगा। सूडो टॉर्क कोई वर्ड नहीं होता, अरे कैसे बोल सकता है, द टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्स, जो कभी नहीं बोला गया उसको हम अपने मन से नाम क्यों देते हैं। ये कौन, यही सब तो कन्वीनियंस सब कुछ अनर्थ करता है, जो टर्म्स यूज होता है उसका यूज करो। सूडो फोर्स यूज होते हैं, सूडो टॉर्क नहीं यूज होता है। पहली बात कि टॉर्क है, टॉर्क हमेशा उसी वर्ड लिखते हैं जहां ऑब्जर्वर होता है, तो चाहे सूडो हो चाहे कोई भी हो, सूडो फोर्स हो। अरे एक बात कह रहा हूं, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं चीजें ना, ठीक है, कि अगर किसी पॉइंट पर टॉर्क पूछ रहा है तो जो रियल फोर्सेस है उनका भी टॉर्क उसी पॉइंट का वर्ड लिखना है, जो सूडो फोर्स लगा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे उसका भी उसी के वर्ड लिखना है जहां ऑब्जर्वर खड़ा है। अरे सूडो फोर्स भी फोर्स ही जैसा है, अलग नहीं है वो भी। ये अभी लिखा था ना ऑलवेज, पढ़ो इसको, नहीं लिख सकते। ऑब्जर्वर जहां खड़ा है उसी पॉइंट के ऊपर टॉर्क लिखेगा, और जहां खड़ा है उसी का एक्सेलरेशन देखेंगे, अगर वो एक्सेलेटेड है तो सूडो का टॉर्क आ सकता है, और नहीं है तो नहीं आएगा, सही है ना। अब आते हैं रोटेटरी ऑब्जर्वर, रोटेटरी ऑब्जर्वर। पहली बात, डिफॉल्ट केस रोटेटरी ऑब्जर्वर का बिल्कुल नहीं होता है, डिफॉल्ट केस में ट्रांसलेटिव ऑब्जर्वर है। नहीं कहते हो कि एक्चुअल में ये जो हम बताते हैं ना, भी रिलेटिव इक्वल्स टू v1 माइनस v2, वेक्टर लिखते हैं ना ये, ऐसे लिखते हैं ऐसे, ये जो फॉर्मूला है इट इज ओनली वैलिड इन, इट इज ओनली इन, ओनली फॉर ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर्स। ये सिर्फ ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर के लिए है। इसका मतलब ये है कि जब नहीं तुमसे पूछा था इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में बताओ, तो तुम सीधे कहते वेलोसिटी निकाला, घटा दे, आ गया। तो रोटेटरी ऑब्जर्वर नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर होता है। मतलब वो भी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, वो भी ट्रांसलेट कर रहा है, अपने एक्सेस पे नहीं घूम रहा है, तभी जाके तुम्हें लगाओगे। इसलिए तुमसे कह रहा था कि चूंकि आज तक हम लोग यही पढ़ते हैं, वीवर माइनस वीडियो करो, वीवर माइनस वीडियो करो, इसका मतलब कि वो ऑब्जर्वर सब क्या है, ट्रांसलेटरीज है। अब आएंगे रोटेटिव ऑब्जर्वर, ये हमारे सिलेबस के अंदर कुछ पर्टिकुलर केसेस में है, अदरवाइज है ही नहीं है, ये अदरवाइज है ही नहीं है। अब इसके अंदर आता है दो ऑब्जर्वर, ये होगा जिस ऑब्जर्वर का ओमेगा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, और एक होगा जिसका ओमेगा कांस्टेंट ना हो। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो पढ़े होंगे, वो चाहो तो सब इससे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत कहां पड़ी। अच्छा, एक और बात, रोटेटरी ऑब्जर्वर ही एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसमें ओमेगा कांस्टेंट चल रहा है इस फ्रेम में। अच्छा, एक चीज और, रोटेटरी, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, लेकिन भाग नहीं रहा हूं, तो मैं रोटेटरी ऑब्जर्वर हूं। लेकिन ऐसे घूम भी रहा हूं, ऐसे भाग भी रहा हूं, ऐसे, तो मैं घूम भी रहा हूं और ये पॉइंट एसिलेट भी कर रहा है। तो इस फ्रेम से देखोगे तो ये जो एसिलेट कर रहा है वो ट्रांसलेटरी जैसा है, ऐसे जो जा रहा है वो ट्रांसलेटरी जैसा है, जो ऐसे ट्रांसलेटरी जैसे जा रहा है, तो ये वाला भी अगर इससे ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला भी एक्सेलरेशन सूडो की तरफ से देगा, और ये जो घूम रहा है इसका जो आएगा तो आएगा ही सूडो। हाँ, मोशन अब टूटेगा। हाँ, ट्रांसलेटरी मतलब अगर ऑब्जर्वर सिर्फ ऐसा है, ऐसा है, तो इट इज ओनली रोटेटरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर सिर्फ ऐसे चल रहा है, इट इज ओनली ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है और ऐसे भाग रहा है, तो दिस इज द, ये ऑब्जर्वर दो ऑब्जर्वर की तरफ से काम कर रहा है। एक, हाँ, जैसे कंबाइंड मोशन में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के ट्रांसफर जोड़ते हैं, वैसे ये एक ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर प्लस एक रोटेटरी, दोनों के कॉम्बिनेशन है। तो जब इस फ्रेम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फिर तुम्हें ट्रांसलेटिव वाला भी शुरू की जरूरत पड़ जाएगी, अगर वो एक्सेलेरेट कर रहा है तो, और अगर वो रोटेट कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है तो सिर्फ ओमेगा वाला सुडो आएगा, ये वाला सुडो
नहीं आएगा, सही है ना। अच्छा अब आते हैं ओमेगा कांस्टेंट पे। अब ओमेगा अगर ओमेगा नहीं कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है मतलब उसके अंदर अल्फा है, तो इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में तुम रोटेटरी ऑब्जर्व से सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि रोटेटरी ऑब्जर्व से जो जो सूडो फोर्सेज आते हैं, अल्फा जब वैरी करता है, ओमेगा जब वैरी करता है, तो हमें पता ही नहीं होता है। मतलब जिस क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया हो कि ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है, दैट मीन दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अटेम्प्ट करने के लिए हमें सूडो फोर्स पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन सूडो फोर्स काम कर रहा है, पता ही नहीं है सारे के सारे। तो जो नहीं पता है वो अनर्थ पैदा कर देंगे ना, इसका मतलब नहीं अटेम्प्ट कर सकते। वो तो ये तो अलग चीज है, तो तुम कैनेमेटिक्स की बात कर रहे हो, कब मिलेगी कैनेमेटिक्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैनेमेटिक्स। अब इसके विषय में बाद में बात करते हैं, तुम अब कैनेमेटिक्स पे जा रहे हो, अभी जस्ट वेट करना। मैं बस ये कह रहा था कि जिस क्वेश्चन में, अच्छा ये ऑब्जर्वर की जरूरत किसके लिए होती है, फोर्स इक्वेशन लिखने के लिए होती है, टॉर्क इक्वेशन लिखने की होती है, इसलिए थोड़ी कि v1 माइनस v2 देना क्या बताना है, ये नहीं होती है, ठीक है ना। ये सिर्फ फोर्स इक्वेशन टॉर्क के लिए है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो मैं लिखने जा रहा हूं, सॉल्व कैन नॉट सॉल्व बाई, कैन नॉट सॉल्व बाई, सॉल्व फ्रॉम दिस फ्रेम, ये अंडरलाइन है, दिस फ्रेम ऑब्जर्वर, इसको लिख ही लो, ब्रैकेट बनाओ, लिखो, क्योंकि यहाँ पे ना हर तरह के सूडो फोर्स के मैं टर्म्स यूज करने जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या यूज होता है। कैन नॉट सॉल्व बाई दिस फ्रेम बिकॉज, लिख लेना, बिकॉज 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 we do not know, we do not know all pseudo forces, we do not know all pseudo forces arise from this frame। इस फ्रेम से जो जो सूडो फोर्सेस होते हैं वो हमें सारे के सारे पता नहीं होते हैं, इसलिए हम इस फ्रेम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का हमारे पास क्या तरीका है, ग्राउंड फ्रेम है, बस जाओ भाई ग्राउंड फ्रेम पे, ग्राउंड फ्रेम से जो फोर्सेस दिख रहे हैं, रियल फोर्सेस दिखाओ, सॉल्व करो, जो आएगा सो आएगा, सही है ना। अब आते हैं ओमेगा कांस्टेंट। जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में, इस केस में जो जो सूडो फोर्सेज आते हैं वो हम जानते हैं। तो वो जो सूडो फोर्स राइज होता है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है और ए 0 है, ये समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे भाग जो रहा था, भाग नहीं रहा है, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट से जा रहा है, उस केस का ए 0 है। तो उस केस में जो सूडो फोर्सेज आते हैं, एक आता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, और एक होता है कोरियोलिस, कोरियोलिस सूडो फोर्स, कोरियोलिस फोर्स लिखना। अच्छा एक वर्ड होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन और एक वर्ड होता है कोरियोलिस फोर्सेस, दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। कोरियोलिस एक्सेलरेशन एक रियल एक्सेलरेशन है, बट कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स है, बिल्कुल रियल नहीं है, वर्चुअल है। अब आते हैं ओमेगा, अच्छा अगर मैं कहूं कि ओमेगा कांस्टेंट है बट ए नॉट 0 है, तो उस केस में कौन कौन सा आएगा, एक तो ये वाला सूडो फोर्स आएगा, माइनस एम ए वेक्टर वाला सूडो फोर्स आएगा, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल भी आएगा, एंड तीसरा कोरियोलिस आएगा। ये इतने टर्म से डेवलप हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू क्या होती है, कोरियोलिस की वैल्यूज क्या होती है, इस पे आते हैं, हटाओ इसको, हटा दें। सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी ऑब्जर्वर से डेवलप होगा जो ऑब्जर्वर घूम रहा होगा, उसकी वैल्यू होती है, देखो एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ये लिखते हैं प्लेनर मोशन में, अगर मोशन प्लेनर है, एक ही प्लेन में हो रहा है, प्लेनर मोशन में लिख रहे हैं एम आर मेगा स्क्वायर, और आर जो है ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फ्रॉम
ऑब्जर्वर, ये अंडरलाइन वर्ड है। और ओमेगा जो है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अंडरलाइन है बार बार, ये अंडरलाइन। और ये हमेशा ऑलवेज अवे होता है, ऑब्जर्वर से हमेशा दूर होता है। हम इसको लिखेंगे ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑलवेज अवे। ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लिखेंगे। अब आते हैं, अगर ये नॉन प्लेनर मोशन होता, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एम ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस आर, ये होता है। ये ऑलवेज वैलिड है, देन दिस इज द ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा। और फिर ये आर क्या है, जिस पॉइंट की बीडी बना रहे हो, जिस मास की बीडी, उस मास का पोजीशन वेक्टर है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर तरह से ओरिजिन होता है, ऑब्जर्वर ओरिजिन होता है, सही है ना। आर पोजीशन वेक्टर है और ओमेगा ऑब्जर्वर की एंगुलर वेलोसिटी है। जो ऑब्जर्वर घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, उसका वेक्टर है बस। और ऑब्जर्वर से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, समझ रहे हो ना। ये भी ऑलवेज वैलिड है। अब देखो ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो गया, अब ये भी समझ सकते हो। अगर मान लो एक ऑब्जर्व एक पार्टिकल है, सुनते रहे ना, एक पार्टिकल है ऐसे घूम रहा है, ये रेडियस आर है और इसकी वेलोसिटी भी है, पार्टिकल वेलोसिटी भी है, मास एम है। अब सुनते रहना मेरी बात, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो गया और एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो गया। एक सेकेंड, अब ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मान लो एक सर्कुलर मोशन है, कर रहा है एक पार्टिकल्स, एक ऑब्जर्वर सेंटर पे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, और ये पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और ये दूरी r है, और ये भी डिस्टेंस r है। ऑब्जर्वर a एंड ऑब्जर्वर b। अच्छा, ऑब्जर्वर a जब इस पार्टिकल को देखेगा तो अब ऑब्जर्वर a को मैं उसी ऑब्जर्वर a को मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं, ओमेगा से, और ये ओमेगा और इसका ओमेगा अलग अलग है। भाई हो सकता है धीरे धीरे घूम रहा हूं, खूब तेज भाग रहा है, मतलब ये ओमेगा और ये भी इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखना, तो अगर ये, अब सुनना, सामने वाला अगर वो जिस ओमेगा से घूम रहा, अगर मैं उसी ओमेगा से मैं भी घूमता तो मुझे वो कैसा दिखता, रेस्ट पे दिखता, है ना, उसी ओमेगा से मुझे रेस्ट पे दिखता। लेकिन इस केस में रेस्ट पे नहीं दिखेगा, ओमेगा आ जाएगा। तो मुझे ये बताना थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि इस फ्रेम से इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना काम करेगा, ऑब्जर्वर ए के फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल फॉर ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए वो कितना बताएगा, ये कहेगा जो फोर्स आएगा दैट इज एम आर इंटू ये वाला ओमेगा का स्क्वायर बनेगा। अब वो बड़ा फॉर्मूला देखो कैसे बता रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन बाहर होगा, आर वेक्टर ऐसे है, तो बताओ ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा, ओमेगा ऐसे, आर ऐसे बाहर, तो ओमेगा क्रॉस आर इधर हो गया। अब फिर उसका क्रॉस आर था, आर इधर है, इधर क्या गड़बड़ हो रहा है, हमें बाहर आना चाहिए। अच्छा सॉरी, एम आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए ना, ये ओमेगा है, ठीक है। आप देखना, फिर आते हैं वापस, देखो तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा वेक्टर इधर, आर वेक्टर इधर, ओमेगा क्रॉस आर ऐसे, और ओमेगा अगेन किधर था ऊपर, तो ओमेगा क्रॉस आर इधर आ गया सेंट्रीफ्यूगल बाहर, और वो तब इतना ही आएगा, तब 90-90 चल रहा है, सही है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो ऑब्जर्वर है सेंट्रीफ्यूगल फॉर ऑब्जर्वर बी, इसके लिए कितना आएगा, एम क्या, इस बी की, ये ऑब्जर्वर बी है, नहीं ये भी अपने एक्सिस से घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा, तो इस ऑब्जर्वर पे से सेंट्रीफ्यूगल क्या दिखेगा,
m इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर। ये तो अभी सेंट्रीफ्यूगल की बात चल रही है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पार्टिकल के ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कई बार नहीं कह देते हैं लोग कि इसकी वेलोसिटी b है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर अवे होगा, सब गड़बड़ है। वो एम बी स्क्वायर बाई आर अवे तब हम बोलते जब इसकी ओमेगा और इसका ओमेगा एग्जैक्टली सेम हो जाता, तो इसका ओमेगा भी अपान आर हो जाता, तब इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल क्या दिखाता, एम आर बी स्क्वायर बाई आर, आगे ना एम बी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट ऑल एम बी स्क्वायर बाई आर, एक्चुअली दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा ऑब्जर्वर का ओमेगा है। एक तो ये मिल गया। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, हाँ सेंट्रीफ्यूगल का टर्म खत्म हो गया ना, अब आते हैं कोरिलेसिस का टर्म। जो कोरिलेसिस फोर्सेस होती हैं, सुनते रहना, कोरियोलिस फोर्स लिख रहा है, एक्सेलरेशन नहीं, कोरिलेसिस फोर्सेस इसकी वैल्यू होती है, कोरिलेसिस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं 2m भी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा होता है, भी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा होता है, भी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ relative velocity of particle with respect to ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है, और ओमेगा ऑब्जर्वर की एंगुलर वेलोसिटी है। ऑब्जर्वर सही है। अब सुनना, अब अगर मैं तुमसे ये कहूं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापिस, यहां बात है, ये ओमेगा से घूम रहा था, ये भी ओमेगा से घूम रहा है। अब एक एक करके हमें सोचना पड़ेगा कि ये तो सेंट्रीफ्यूगल लिख लिया, अब मुझे लिखना है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए से कोरिलेसिस फोर्स की वैल्यू F1 है, F1 कितना आएगा। तो भी रुको, तो ये जो भी है ये तो ग्राउंड फ्रेम में घूम रहा है ऐसे, वो भी रिलेटिव था, हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि कितनी नजर आ रही है, सही है ना। तो मुझे बताओ इसके फ्रेम से अगर मैं इसको देखूं तो रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस ओमेगा, एकदम सही कह रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड फ्रेम में भी से भाग रहा है, और अगर मैं ओमेगा से घूम रहा हूं तो मुझे लगेगा कि ये आर ओमेगा से पीछे भाग रहा है। देखो सामने ये है और मैं ऐसे हूं और मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मेरा ओमेगा अगर मेरा ऐसे है तो मुझे लगेगा कि वो पार्टिकल उल्टा ऐसे घूम रहा है, तो मुझे लगेगा कि आर ओमेगा से इधर भाग रहा है। इसका मतलब कि इस फ्रेम से, ऑब्जर्वर एक लिख रहे, इस फ्रेम से जब देखोगे तो ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी आगे की ओर होनी चाहिए v माइनस आर ओमेगा, और ये रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए ना, रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। अब बात करेंगे F1 किधर काम करेगा। F1 होता है 2m vr क्रॉस ओमेगा, और इस ऑब्जर्वर का ओमेगा बाहर है, बाहर है, तो vr क्रॉस ओमेगा ऐसे काम किया। अरे भी कम से ज्यादा क्या हो, वेक्टर में भी क्रॉस ओमेगा है, हाँ डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे कि प्लस है कि माइनस। हाँ ठीक है, अभी मैं प्लस ऊपर मान रहा हूँ क्योंकि भी माइनस आर में अगर प्लस बनेगा, बाकी तो माइनस से एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो हम सेंट्रीफ्यूगल दिखाएंगे वो किधर सेंट्रीफ्यूगल करो, कोरिलेसिस, वो F1 ऐसे दिखाएंगे, F1 ऐसे दिखाएंगे, सही है। और इस F1 की वैल्यू होगी 2m भी माइनस आर ओमेगा, 2m भी क्रॉस ओमेगा, ये बनना चाहिए, सही है ना, सही है। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं कोरियोलिस, अच्छा मैं बार बार फोर्स लिख रहा हूं, कोरिलेसिस फोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर बी,
ऑब्जर्वर बी के लिए अगर ये F2 है, F2 है, ये तो ऑब्जर्वर ए था, अब ऑब्जर्वर बी के लिए मैं लिख रहा हूं, फिर भी रिलेटिव निकालना पड़ेगा। अच्छा, भी रिलेटिव कितना होगा? भी माइनस 2r ओमेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये दूरी 2r है। अरे ये भी ऊपर जा रहा है ना, और ये अगर ऐसे घूम रहा है तो, हाँ ये भी घूम रहा है ओमेगा, तभी तो। अरे चुप रहो, डिस्क इसमें ये नहीं है, पार्टिकल है बस, ठीक है। ये बनेगा v माइनस 2r ओमेगा, सही है, v माइनस 2r ओमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल, अब ये कोरिलेसिस F2 वो बनेगा m 2m इंटू v माइनस 2r ओमेगा इज टू, ये बनेगा कोरिलेसिस, सही है। अब थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है। ये तो बस अभी मैंने आप तुम्हें एक टर्म्स बताया है, कोरिलेसिस के टर्म्स का यूज किया है, ठीक है। हाँ, क्या, क्यों नहीं यूज किया? कैसे नहीं यूज किया जा सकता है? सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया जाता है तो एक टाइम में बताया जाता है ये टर्म्स। अरे वो कंपैरिजन 2016 का जो कंपैरिजन है ना, उसमें कोरिलेसिस फोर्स ही है, ठीक है। हाँ, वो कोरिलेसिस फोर्स है। और अभी तुम्हें बताऊंगा ना, एक अभी जो दूसरा एक पढ़ते हैं तो प्लेनर पोलर मेथड्स, वो सूडो वाला मेथड नहीं होता है, वो ग्राउंड फ्रेम मेथड है। इसमें टीचर खुद ही कंफ्यूज रहते हैं सब, कौन चीज कहाँ पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चलता है। ये कोरिलेसिस है, ये रोटेटिव फ्रेम से डेवलप होता है, वो मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। वो मेथड है ग्राउंड फ्रेम से, पोलर मेथड इज ग्राउंड फ्रेम, वो कोई सूडो फोर्स वहां पे काम नहीं करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों पे आते हैं, सिंपल इनके एप्लीकेशन से यूज कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, सुनते रहना, कि एक रॉड है, अब मेरी बात सुनते रहना थोड़ा सा, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और ये कांस्टेंट दिया गया, और यहां पे एक रिग रख दिया। अच्छा, इसका यूज कब करना चाहिए? पहली बात, अच्छा ठीक है, ये ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है और मैं कह रहा हूं कि ये इधर भाग रहा है, ये पार्टिकल किसी टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे मैंने रिलीज किया, एक्स डिस्टेंस पे इसको रिलीज किया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी के टाइम के फंक्शन में क्या होगा, ठीक है। और इस रॉड से जो फोर्सेस इस पे आ रहे हैं वो फोर्सेस बताओ, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सुनना पहले। अच्छा, एक चीज और तुम्हें बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे बाद में आता है, अभी तो सेंट्रीफ्यूगल एक कॉन्सेप्ट उसको साथ में ला दूंगा। एक टर्म्स आता है दैट इज पोलर मेथड, पोलर मेथड्स। ये मेथड क्या कहता है, सुनना, ये वही मेथड है, देखो, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन एम भी स्क्वायर बाई आर सिर्फ सर्कुलर मोशन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ बराबर एम इंटू टेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा सर्कुलर मोशन में होगा। अगर मोशन सर्कुलर नहीं है फिर ये यूज नहीं होता है। इसका मतलब कि टुवर्ड द सेंटर भी स्क्वायर बाई आर बिल्कुल नहीं होता है। अब अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ऐसे बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पोलर मेथड ये ग्राउंड फ्रेम से ही बना रहा हूं, ये ग्राउंड फ्रेम ही है, तो इसका मतलब यहां से कोई भी सूडो फोर्सेस नहीं डेवलप होंगे। अब सुनना, तो एक पार्टिकल जो है वो ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, अगर ये ओरिजिन है, इधर सुनो, अगर ये ओरिजिन है तो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस, और वेलोसिटी पाथ पे हमेशा टेंजेंट होती है, वेलोसिटी हमेशा पाथ पे टेंजेंट। तो सुनो, तो किसी टाइम पे अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आर, दिस एंगल इज थीटा, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ आर थीटा का, तो इस आर और थीटा में मैं इस पार्टिकल का पोजीशन फिक्स कर सकता हूँ। अगर आर पता है थीटा पता, पार्टिकल का पोजीशन इस प्लेन के अंदर फिक्स है। और ये पोलर मेथड ओनली इन इन प्लेनर मोशन यूज होगा, प्लेनर मोशन, ये मोशन सिर्फ प्लेन में होना चाहिए। अगर 3D में मोशन कर रहा है इधर उधर, तब फिर वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट मेथड यूज होता है।
सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट मेथड, उसमें 2 एंगल आते हैं। नहीं, वो कभी पूछे ही नहीं आज तक, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। प्लेनर मोशन में यूज कर रहा हूं अभी। इसमें देखना, पहली बात, वेलोसिटी पाथ पे क्या होती है, टेंजेंट होती है, तो ये भी है। ठीक है, अब सुनना, अगर कोई पूछे नॉर्मल एक्सेलरेशन बताइए, अब यहाँ पे टर्म्स आते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तीनों टर्म जब सर्कुलर मोशन चलता है तो सेम हो जाते हैं, लेकिन जब सर्कुलर मोशन नहीं होता है तो तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं। तो नहीं लोग बताते नॉर्मल बताओ, टेंशियल बताओ, नॉर्मल बताओ, रेडियल बताओ, सेंट्रीपिटल, सब हम एक ही बताते हैं, 20 20 यार। अब यहाँ पे सब गलत है। नॉर्मल एक्सेलरेशन वो है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, रेडियल एक्सेलरेशन वो है जो रेडियस के डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, ये तो टर्म अपने आप में क्लियर है कि अगर कोई कह रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन अब ये होता है इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। कोई कह रहा है नॉर्मल एक्सेलरेशन बताइए, तो मैं इसको बोलूंगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। और अगर कोई कहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए, सेंट्रीपिटल, तो ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर। प्लेनर मोशन में आर डिस्टेंस है, उस पार्टिकल के ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये टर्म्स यूज होता है। या इसी को तुम ये भी लिख सकते हो, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, तुम ये लिख सकते हो। ये यूज होता है, और ये वेक्टर फॉर्म में हमेशा यूज होता है, ये ऐसे यूज होता है। तो ये तो मैंने अभी टर्म्स। अब इसके अलावा जो अगला टर्म है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर माना जाता है हमेशा, सॉरी डायरेक्शन पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर होता है। और अगला होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये जो है परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर होता है। ये होता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स पोजीशन के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल। सही है। अब सुनना, अगर मैं कहूं कि यहां पे है एक पार्टिकल, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेट ऐसे है, अभी तो मैं वेक्टर यूज कर, ये एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है, ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, θ2 है, θ1 θ2 है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें एक क्वेश्चन की तरह से इसको डील कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या बताओगे? ए कॉस θ2 एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो पोजीशन के अलॉन्ग नहीं, तो ये बन गया हमारा ए कॉस θ2 में माइनस साइन लगा लीजिए कि पोजीशन वेक्टर अबे होगा, ये इधर आ रहा है। सही है। अगर मैं पूछूं कि बताइए नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो क्या बताओगे? ये साइन θ1 है ना, ए का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चलेगा, ये बन गया ए साइन θ1। ठीक है। अब अगर कोई कहे कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो बताइए कि रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल वो किसके बराबर है? तो तुम क्या कहते हो, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर, ये दूरी आर है, इनटू ओमेगा स्क्वायर करूंगा और आएगा अंदर को, वो अंदर ही होता है हमेशा। लेकिन अब ओमेगा लिखना बाकी इनके टर्म्स में, तो मैं इसको लिखूंगा आर इनटू ओमेगा, ओमेगा के जगह पे ये वेलोसिटी भी है
भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय आर, याद करो ये बनेगा भी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये आंसर है। समझ रहे हो? तो कौन चीज क्या है मुझे समझ में आ रहा है। एक और बात थोड़ा सा आता है, ये तो मैंने अभी टर्म्स समझाने की कोशिश की है। अच्छा कोई पूछे कि बताइए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, ये टेंजेंशियल टेंजेंशियल कितना लिखोगे? ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए ऑफ कोर्स ए कॉस थीटा 1 बनना चाहिए, समझ रहे हो ना? और मैं कहूं कि ए ट्रांसवर्स बताओ क्या लिखोगे? ए ऑफ कोर्स साइन थीटा 2 आर के परपेंडिकुलर। तो यहां से हम हर चीज समझ गए कि कौन क्या रहा होगा, सही है। अब कुछ चीजें और इसमें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब कुछ फॉर्मूले में लिखने की कोशिश कर रहा हूं इस प्लेनर मेथड में चल के। हाँ नहीं किसे होगा ना, रेडियल इज डिफाइंड अलग, सेंट्रिपिटल डिफाइंड अलग है। सेंट्रिपिटल सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर से डिफाइंड होता है। हाँ सर्कुलर में ये तीनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और अभी देखो कैसे बराबर होते हैं सर्कुलर में, अभी समझाता हूँ। अब थोड़ा सा ना अगले पे आते हैं, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल ऐसे है, रुको, इस पार्टिकल का मोशन ऐसे है और इसको मैंने यहां पे दिखा दिया। अब सुनना थोड़ा सा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है। तो इसका एक्सेलरेशन इस पोजीशन के अलोंग इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लिख लिया, इसको बोलेंगे कौन सा एक्सेलरेशन? इसको कौन सा बोलेंगे? रेडियल बोलेंगे कि सेंट्रिपिटल बोलेंगे? रेडियल। एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो पोजीशन के अलोंग होगा दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू होती है, हमेशा तुम्हें याद रखना होगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होती है, और ये अवे होता है, अवे, सही है, ये होता है। प्लेनर मोशन में ऑलवेज वैलिड है, चाहे अल्फा बदले या ना बदले फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा बदलने में फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा है। दूसरा, इसके परपेंडिकुलर ये दिस इज द 90 डिग्री। अच्छा अगर ये 90 डिग्री है, अब वेलोसिटी ऐसे है, दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंट होगी, ये ऐसे है। तो मुझे बताओ ये जो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन ये ट्रांसवर्स होगा कि टेंजेंशियल होगा? ये ट्रांसवर्स होगा, समझ रहे हो ना? और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये गवर्न करता है आर अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ वी आर बाई डी टी। अच्छा ये जो आर है ना, इस आर का रेट ऑफ चेंज वी आर कहलाता है, ऐसे वी आर इंटू ओमेगा, और ये जो वी आर है ये कुछ और नहीं होता है, डी आर बाई डी टी होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब सुन, तो ये नॉर्मल नहीं बोला जाता, गलत, नॉर्मल सेक्शन थोड़ी होगा ये नॉर्मल, ये ट्रांसवर्स कैसे बोलोगे? अच्छा ये एक तरह से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, सही बात है, इसको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये बनेगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ए कैपिटल टी, बट इसको लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में लिख लिया, सही है? डाउट है क्या? अच्छा इसमें ना एक वेक्टर फॉर्म में अलग से लिखने जा रहा हूं, सुनते रहना। वेक्टर फॉर्म, ये जो रेडियस होता है ना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को एक नाम देते हैं आर कैप, और रेडियस की जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको नाम देता है, यही होता है थीटा कैप। तो थीटा कैप का जो डायरेक्शन है वो पोजीशन के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये टेंशन एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नहीं है।
ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सही है। अब सुन, और ये प्लेनर मोशन में ऑलवेज है, दिस इज द ऑलवेज इन प्लेनर मोशन, ये हमेशा वैलिड होगा। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अब थोड़ा सा मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। जब तुम सर्कुलर पे जाते हो, सर्कुलर मोशन में जाते हो, तो सर्कुलर मोशन में आर कांस्टेंट हो गया। अगर आर कांस्टेंट हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस आर में कैसे हो गया, और माइनस बता रहा है कि टुवर्ड द सेंटर। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और आर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर हो गए तो तुम कल्पना करके देखो, ये जो टर्म्स मैं लिख रहा हूं, रेडियल, नॉर्मल और सेंटीपिटल, क्या तीनों बराबर हो गए, सही है ना। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं। अगर मोशन सर्कुलर है तो जो ट्रांसवर्स होगा और टेंजेंशियल सेम होगा, हो गया ना, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो अब बताओ, तो अगर दोनों इक्वल हो गए तो सर्कुलर मोशन में ये वी आर इंटू ओमेगा ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर डी आर बाई डी टी है, आर कॉन्स्टेंट है, 0, तो सिर्फ आर अल्फा बचा। तो तुम कहते हो कि सर टेंशियल आर अल्फा होगा और वो इस भी के पैरेलल होगा। तो देख रहे हो, इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन में जो मैं लिखूंगा आर अल्फा, चाहे वी स्क्वायर बाय आर में लिख रहा हूँ, आर ओमेगा स्क्वायर, इस सर्कुलर में ही वैलिड है। अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो फिर वो चीजें वैलिड नहीं है, तो फिर यही वैलिड है। इसीलिए क्या होता है ना, याद करो कि जैसे नहीं सेंटर मास में क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल मास है, एक मास है, रस्सी के बीच में दबा, इसको ऐसे मारते हो, टेंशन बताओ, तो तुम क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाते हो। इसलिए कि सेंटर ऑफ मास पे जैसे गए मोशन सर्कुलर हो गया। जब मोशन सर्कुलर हो गया तो टुवर्ड द सेंटर एम बी स्क्वायर लगा सकते हो। और वही जब तुम ग्राउंड फ्रेम से देखते हो तो टी बराबर एम बी स्क्वायर नहीं लगाते हो, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से पार्टिकल का मोशन सर्कुलर नहीं है। लेकिन इसका मैं चाहता था यूज कर सकता था। कुछ समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब थोड़ा सा ना, मैंने तो ये बता दिया कि वी आर कितना है, अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा का रेट ऑफ चेंज है, डी ओमेगा बाई डी टी होगा। ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, या मैं इसी को लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं, भी का वह कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर बनेगा अगर पोजीशन पे, तो अगर ये वाला एंगल लेट, ये एंगल अल्फा होता, ये एंगल अल्फा होता, तो मैं क्या लिखता, भी कॉस अल्फा अपान आर, मैं ये लिखता, ये ओमेगा को लिखता, सही है ना। भी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपान आर, क्योंकि सेंटर ये रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अच्छा, ये जो टर्म है ना 2 वी आर ओमेगा, ये जो टर्म है इट इज 2 वी आर इंटू ओमेगा। अच्छा, ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इट इज नॉट अ रिलेटिव वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी है भाई। अगर यहां से तुम इसको देखोगे तो तुम तो ग्राउंड फ्रेम पे हो ना, तो तुमको तो भी से ही भागता नजर आ रहा है, भी से भागता नजर आ रहा है, बट वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, वो डी आर बाई डी टी है। एक्चुअल में इसके अलोंग किस रेट से चेंज हो रहा है, वो है, तो मैं इसको लिखूंगा, और इसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और इस वी आर को लिखते हैं, इट इज नॉट रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी, इट इज डी आर बाई डी टी। मैंने कहा था अलग अलग होता है, नहीं हुआ ना, क्योंकि वहां पे भी रिलेटिव वेलोसिटी लिखा था मैंने। वो तो फ्रेम अलग है, एक्सप्रेशन में भी अंतर है। ये वी आर डी आर बाई डी टी है, जबकि वो वी आर नेट रिलेटिव वेलोसिटी है। दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग। क्या? हाँ, नाम गलत दिया हुआ, ये कंफ्यूज कर सकता है बच्चे, ही सोच सकते हैं कोरलेशन एक ही चीज होती है। हाँ, देखो लग रहा है ना कि अगर इसमें भी अगर एम मल्टीप्लाई कर दो तो दिमाग करा यार वही बन गया,
लेकिन वो है ही नहीं है। हाँ, हालांकि बेटर वर्ड है इसको हम डी आर बाई डी टी लिखे, ये तो सही तुम कह रहे हो कि ज्यादा अच्छा वर्ड इसको डी आर बाई डी टी लिखो, ताकि ये कंफ्यूजन, हालांकि क्या फर्क पड़ता है, लिख लो, ये तो नीचे लिखा हुआ लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी आर बाई टी लिखो, ज्यादा बेटर वर्ड है। अगर नहीं लिख रहे हो तो इससे भी काम चला जाए। हाँ, बच्चा इसमें वहां से मिस्टेक क्या करता है कि जब इसमें m मल्टीप्लाई करता है उसको लगता है कि वहाँ यहाँ के किस्म एक ही जैसा दिख रहा है, बट एक बिल्कुल नहीं, वो रिलेटिव वेलोसिटी है, इट इज ओनली डी आर बाई डी टी, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज कर रहा है, सही है। और इसमें किसी भी सुडो की जरूरत नहीं होती है, ये पूरा पूरा इनर्शियल फ्रेम है, दिस इज इनर्शियल फ्रेम, ये है, ठीक है। अभी तो मैंने बस तुम्हें टर्म्स सिखाया है कि टर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, क्या ये रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा तुम्हें, तो इसमें से एक एक टर्म्स रटने पड़ेंगे, क्या कर सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, सुनो, 2 मिनट, कहाँ पे, टेंशियल एक्सेलरेशन, क्या आर अल्फा होगा, ये कहाँ है, इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई पूछे तो, सुनो तो, अगर कोई पूछे इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मिला के नेट एक्सेलरेशन निकालूंगा, और उस नेट एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा वो होगा टेंशियल एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना। हाँ, कोई पूछे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो फिर ये होगा। अब सुनो ना, थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे आते हैं जो तुम पूछ रहे थे ना उस दिन। हाँ, समझ में आ गया मुझे क्वेश्चन, हाँ वही वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसा था ना, ये रिंग आगे था, समझ गए, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी थी v, रेडियस था r, ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये r था शायद, है ना, ये r था। अब पूछा गया था क्या, पार्टिकल यहाँ पे था, इसका मास है, मैं इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। चलो, उसमें जो पहला क्वेश्चन था क्या था, वेलोसिटी इधर था, हाँ दो दो, देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन से निकाल ले, तुम इसको इससे मिलाए, बताता हूँ ना, इसमें और भी चीजें डेवलप हो सकती है ना, बताता हूँ। अच्छा, क्या एक बात बताओ, ठीक है, तो ये दूरी कितनी आएगी, r√2 आएगी, तो ये भी है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल, ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये बनेगा 90 थीटा ना, दिस इज थीटा, बनेगा थीटा। तो पहला क्वेश्चन था फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू v का साइन थीटा डिवाइड बाई ये पूरा डिस्टेंस, तो ये 2r, या r√5, ये r√5 बनेगा। अब साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा आएगा v अपान r√5 एंड साइन थीटा इज दिस अपान दिस, r अपान √5, सही है। तो इससे वैल्यू आ जाएगी v अपान 5r, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है। इसके बाद जो अगला था, ठीक है, इसमें पूछा गया था रेडियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रेडियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का वह कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, पोजीशन के अलॉन्ग होगा,
तो जो तुम रेडियल वेलोसिटी लिखोगे ये होगा v cos थीटा। cos थीटा कितना आएगा 2r अपान √5 r, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपान √5 v, 2 अपान √5 v। इसके बाद था, अच्छा आंसर सारे ओमेगा टर्म में थे, तो ओमेगा टर्म v को r ओमेगा तुम लिख ही सकते हो, मैं v के टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था इसका। अच्छा अगर कोई पूछता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो इसी v का साइन का कंपोनेंट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था फाइन रेडियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये भी हो गया। नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अच्छा नेट एक्सेलरेशन किसी विद रिस्पेक्ट टू तो बिल्कुल नहीं होता है, नेट एक्सेलरेशन बताओ, कभी आज तक सुने हो कि नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताओ, ये कुछ नहीं होता है। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन, तो बिल्कुल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये कोई सब इनर्शियल फ्रेम चल रहा है, अरे ऑब्जर्वर थोड़ी है यहाँ पे कोई जो घूम रहा है, तो डिफॉल्ट केस ऑब्जर्वर क्या है इनर्शियल है, घूम नहीं रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन एक ही है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक्चुअली जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओरिजिन कहाँ है इससे हमें क्या मतलब है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर होगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, है ना। अगर भी कांस्टेंट है तो मैंने लिख लिया कि नेट एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर और डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, डाउन माइनस जे कैप, या मैं इसको लिखूं तो v स्क्वायर बाई आर लिखूं, ये बन गया। ठीक है, और ओमेगा में और इस v में जो रिलेशन है ओमेगा, अच्छा एक और बात, ये ओमेगा इसका इसके रिस्पेक्ट में है, और ये जो मैंने ओमेगा लिखी है ये वाला ओमेगा इसका इसके रिस्पेक्ट में है, अरे किट में पढ़ना, इसको ओमेगा नॉट लिख लेते हैं, तो ये ओमेगा नॉट लिखेंगे, तो यहां से जो ओमेगा नॉट होगा बेसिकली वो भी अपान आर होगा, सही है ना। अच्छा फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अच्छा ये नेट एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर कहीं पर भी हो ये रहेगा, ये रहेगा, ऑब्जर्वर तो कहीं भी है, इनर्शियल ऑब्जर्वर है वो तो यही रहेगा। अगला पार्ट कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो थीटा है ना इसका मुझे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, अब मुझे आर अल्फा चाहिए, तो अब मैं कहा कि अब इसी के लिए तुम्हारे पास एक तो बेसिक तरीका है कि आप फंक्शन लिखिए फिर डिफरेंशिएट करें तब आंसर आएगा, या मैं वापस इस एक्सप्रेशन में जाऊं और खोजूं कि अल्फा कहां दिख रहा है, क्योंकि ये जो अल्फा है यही तो डी ओमेगा बाई dt है, यही तो बेसिकली डी स्क्वायर थीटा बाई dt का स्क्वायर है, ये ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में आर अल्फा यहां दिख रहा है यहां पे, दैट मीन्स हमको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, टेंजेंशियल बिल्कुल नहीं, ट्रांसवर्स निकालना पड़ेगा, मतलब हमें एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट निकालना है जो इस पोजीशन पे परपेंडिकुलर हो, रेडियस पे परपेंडिकुलर हो, और इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन वो तुमने कितना मानी है v स्क्वायर बाई आर मानी है, और मैंने इसको इससे ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और मुझे ट्रांसवर्स चाहिए ना, मुझे ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए, ये वाला एंगल अपने मन से ये थीटा है ना तो बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ना, ये थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है क्योंकि हमें ट्रांसवर्स ही चाहिए, तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा हमारा, ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स ये आएगा v स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा, यही बनेगा ना, अरे नेट एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो पोजीशन के परपेंडिकुलर होगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और यही बराबर होना चाहिए, थीटा मैंने ऐसे लिया है ना, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन मैंने ऊपर को दिया है, वो ये होना चाहिए, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, ये बनेगा क्या, लेकिन ये माइनस साइन लगाऊंगा इसलिए क्योंकि ये एक्सेलरेशन इस, अगर ये थीटा ऐसे में दे रहा हूं, थीटा अगर मैं ऐसे दे रहा हूं तो ये इधर देखो, इसका कंपोनेंट में इधर देख रहा हूं ना, जबकि वो ऊपर का होता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगाऊंगा, माइनस इज इक्वल टू इसको लिखूंगा आर अल्फा प्लस 2 वी आर इंटू ओमेगा, सही है। अब अल्फा चाहिए, अब आर क्या है, आर ये दूरी है, अब वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूं, ये बनेगा माइनस v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा बराबर, आर ये दूरी है, ये दूरी कितनी है,
r√5 ना, r√5 इंटू अल्फा प्लस 2 VR। अब VR मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसका रेट ऑफ चेंज, तो वेलोसिटी का वह कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ रेडियली आएगा, तो ये भी है, तो क्या बनेगा v cos थीटा, हाँ v cos थीटा बनेगा। तो मैं यहां लिखूंगा 2 इंटू v cos थीटा, सही है। और ये जो ओमेगा है वो ये वाला ओमेगा है कि ये वाला ओमेगा है, ये वाला ओमेगा है, और ये वाला ओमेगा हम निकाल चुके हैं, v/5r, v/5r ना, तो हम यहां लिखेंगे v/5r लिखूंगा। अब देखो अल्फा का टर्म मिलने लगा। अब बताओ तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां से आएगा, ये बनेगा 2v²/5 और ये कॉस्ट कॉमन आ जाएगा, तो कितना आएगा, इधर भेजो, r√5 अल्फा बराबर, बताओ ना, इधर आएगा माइनस का टर्म तो कितना आएगा, 2/5, ये माइनस, ये आई थिंक आएगा -3/5, क्यों, v²/r cos थीटा। कैलकुलेशन चेक करना एक बार, ये तो 2/5 है ना, तो 5 दूनी 7 बनेगा, सही कह रहे हो। तो ये बन जाएगा -7/5 v²/r इंटू कॉस थीटा, सही ना, 2/√5 आएगा। अब यहां से मुझे बताओ तो अल्फा कितना आएगा v के टर्म्स में, हाँ v²/r का स्क्वायर क्यों आएगा, हाँ आएगा, इंटू 14/√5 माइनस साइन, सही है ना। अब देखो तो हाँ ओमेगा माइनस आएगा क्योंकि थीटा कम हो रहा है, सही बात है। तो इसमें ओमेगा का टर्म्स कहाँ पे था, इस वाले में था, तो हम यहाँ पे एक माइनस टर्म्स ले लेंगे, सही कह रहे हो। ये हो जाएगा r√5 इंटू अल्फा -2v²/5r cos थीटा। बताओ तो इससे अल्फा कितना आएगा, ये क्या था, माइनस साइन था ना, ये माइनस साइन था, ये ऐसे लिखा था r अल्फा, क्या चीज, ये तो लिखी है, अच्छा ये वाला टर्म इधर क्यों भेज दिया, इसको मैं क्या लिखूंगा, -b²/r cos थीटा। अब बताओ यहाँ से अल्फा कितना आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एन आएगा ना, -6/25 v²/r²। अच्छा माइनस साइन बता रहा है कि ओमेगा घट रहा होगा, ठीक है, ओमेगा घट रहा होगा ना, इसका ओमेगा घट रहा होगा, देखो तो जब ये ऐसे आएगा, हाँ ये कैसे डिसाइड करें, अच्छा थीटा कम हो रहा है तो ओमेगा, ये कैसे कहोगे ओमेगा कम हो रहा है, रेट देखना पड़ेगा ना, ओमेगा का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, यहाँ का ओमेगा v/5r है, यहाँ का v/5r है ना, और यहाँ का ओमेगा क्या आएगा, ये v बनेगा ना, v/, लेकिन उस स्टैंड पे हो सकता है, वहां का हो सकता है, वहां का हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसमें पहले घटाओ फिर बढ़ाओ, हो सकता है, बट यहाँ का तो वो -n कंफर्म कर रहा है कि ओमेगा घट रहा होगा, क्या, हाँ उस स्टैंड पे देखना था। अच्छा ये तो अल्फा आ गया, इसमें अगला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल नहीं है, ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। पांचवा क्वेश्चन था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट है जो इसके पोजीशन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये v²/r है तो v²/r का कॉस्ट होगा, तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बनेगा
v स्क्वायर बाई आर और कॉस का कितना था 2/√5, ये हो जाएगा 2/√5 विथ रिस्पेक्ट, फिर ओरिजिन क्या चीज नहीं, तो v अपन आर तो मेगा 2, इसका आंसर क्या डी पार्ट है क्या 2/√5 वाला है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छा इसमें ये तो बस ये पूछा गया था, अगर इसमें अगला मैं ये पूछूं कि फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या बताओगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, आंसर इज 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ये तो पूरा पूरा नॉर्मल है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। कोई पूछे फाइंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन बताइए क्या लिखोगे v स्क्वायर बाय आर, सही है। कोई अगला पूछे फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल v के टर्म में बताओ, कौन सा ओमेगा लिखेंगे, ये वाला ओमेगा कि ये वाला ओमेगा, अब ये डिपेंड नहीं करता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। हाँ, अगर ओरिजिन से पूछा है तो फिर r इंटू ये नया वाला ओमेगा आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये बोलना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये होगा r√5 इंटू कौन सा ओमेगा, ये वाला ओमेगा है ना b/5, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है ना। अच्छा तो ये इसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, इरडो का क्वेश्चन है, बट इरडो में बेसिकली जो पूछा है वो सिर्फ टेंशन पूछा है, अगर आपने इरडो सॉल्व किया होगा, बट इसमें मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है और टाइम मिलता है तो मैं और भी चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। कह रहा है कि स्मॉल बॉडी ऑफ मास m बराबर 2 kg, इसका मास दिया गया 2 kg, टाइज्ड to a normal stretchable thread move over the smooth horizontal plane if initially bodies at r बराबर 4 मीटर, angular velocity of the thread is equal to 2 radian per second when the body is at a distance r by 2 from the hole, इसमें from the hole, from the hole find the tangential acceleration and transverse acceleration, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको बताना है, साथ में फाइंड टेंशन, रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, टेंशियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको तब बताना है जब आर की वैल्यू 2 मीटर है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये है पहला पार्ट, द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज बीइंग ड्रॉन इनटू द होल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v0। अच्छा इसमें दिया नहीं गया, मैं v0 अपने पास ले लेता हूँ, ये v0 की वैल्यू है, लेट दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, और नहीं इसको 2 लिख लो कैलकुलेशन के पर्पज से, 2 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, और सेकेंड केस है टेंशन इन स्ट्रिंग इज mg, तो पहले वाले पार्ट में इसको कांस्टेंट वेलोसिटी खींची जा रही है, और इस वाले पार्ट में सेकेंड वाले केस में कांस्टेंट mg के फोर्स से खींच रहे हैं, तो सारे के सारे आंसर करने हैं, और इसको मैं एक बार फिर रखूंगा आज 95% के लेवल पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और जो थ्योरी आपने अभी भी देखी है, ठीक है, उस थ्योरी के बाद मैं इस क्वेश्चन पे जा रहा हूं, तो आप देखिएगा ये पहले केस में क्या कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो फिर इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मोशन कर रहा है, ये स्पायरल मोशन कर रहा है, स्पायरल मोशन कर रहा है, अगर ये मोशन स्पायरल है, सर्कुलर तो है नहीं, दैट मीन्स आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। दूसरा, आपके सामने मैंने कहा था कि एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अगर रोटेटरी ऑब्जर्वर इस क्वेश्चन को सॉल्व करे तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। रीजन क्लियर है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ जो घूम रहा है उसमें इसके पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी, इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है,
तो अगर ओमेगा बदल रहा है दैट मीन्स इस क्वेश्चन को आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से अगर करते हो, रोटेटरी फ्रेम से करते हो, आप क्वेश्चन को रोटेटरी फ्रेम से करते हो, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरलेसिस सूडो फोर्स के अलावा आपको कुछ और भी सूडो फोर्स नजर आएंगे जो कि आपको पता नहीं है। दैट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन को आप रोटेटरी ऑब्जर्वर की फ्रेम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम इन जनरल नहीं पढ़ाते हैं और ना हम पढ़े होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ उसको भी, बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इन जनरल सारे टीचर्स उस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। जितने भी टीचर्स है जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ यहीं तक रोटेटरी फ्रेम लेके जाते हैं जब ओमेगा कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। अभी एक क्वेश्चन और डालूंगा जिसमें मैं ओमेगा को मैं कांस्टेंट रखूंगा, फिर उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखो दोनों अप्रोच से कैसे आ रहा है। बट ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज तो क्लियरली आपने देख लिया और वो ये देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है वो रोटेटरी फ्रेम से नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा क्योंकि इसमें ओमेगा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को किस मेथड से करें? तो इस क्वेश्चन करने के बस आपके पास एक ही मेथड है, दैट इज पोलर मेथड, ठीक है। आप पोलर मेथड से सॉल्व करेंगे, बड़ा इजीली हैंडल कर पाएंगे, तो पोलर मेथड यूज करेंगे। पोलर मेथड एक इनर्शियल फ्रेम की तरह से है, तो मैं वही यूज करने जा रहा हूं। तो देखिए, तो केस 1 में मैं जा रहा हूं और इसका पहला पार्ट मैं बोलने जा रहा हूं। मान लो इनिशियली यहाँ पे था, और कुछ समय बाद जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसमें जितने भी पॉसिबल चीजें होंगी सब मैं यूज करूंगा। कुछ समय बाद जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, इसके होल से ये नीचे को खींचा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मुझे ये बताइए किसी टाइम पे जब ये डिस्टेंस इनिशियली r0 थी जो कि 4 मीटर के बराबर है, ये 4 मीटर के बराबर है, और कुछ समय बाद ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाता है मूव करने के बाद। पूछा फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी का टेंशन बताइए जबकि इस एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी खींची जा रही है। तो आपको क्या करना होगा, इस पार्ट अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस दिखा दूं और इस तरीके से वाई एक्सिस दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं, ये वाला एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस किसी टाइम पे r है, ये किसी टाइम पे r है। तो जब पार्टिकल की एबीडी बनाएंगे ना, तो जो mg है, पार्टिकल तो इस प्लेन में घूम रहा है, तो जो mg है वो नीचे को होगा और नीचे से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर को आएगा, n mg को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल की एबीडी में सिर्फ आप टेंशन ही दिखा पाएंगे, दिस इज द टेंशन टी। एबीडी में इस प्लेन के मोशन में सिर्फ प्लेन का फोर्स दिखाएंगे और प्लेन का फोर्स क्या होगा, सिर्फ कैपिटल टी होगा, तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये सिर्फ कैपिटल टी के बराबर है तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन मैंने आपको लिखवाया था, इस डायरेक्शन का फोर्स इक्वेशन, नेट एक्सेलरेशन को लिखवाया था, एंड दैट वाज द रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी खींचा जा रहा है, तो ये जो एंड है ना, ये जो एंड है अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से खींचोगे ना, दैट मीन्स ये जो r है, अगर मैं कहूँ कि किसी टाइम पे मान लीजिए ये r है, ठीक है, और ये किसी टाइम पे सपोज करिए y है, ये y है, तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, x प्लस वाई कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस बराबर कांस्टेंट। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि रस्सी की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी टी, ये dy बाई डी टी बनेगा, दिस इज द, ये वाला एंड किस स्पीड से आ रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं इसके जगह पर लिखा 2 मीटर पर सेकेंड प्लस dr बाई डी टी इज इक्वल टू t का डिफरेंस 0। तो यहाँ से dr बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज नथिंग बट -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है -2 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है, तो ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 आ जाएगा। अब इसको 0 बोल दिए, दैट मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट -r ओमेगा का स्क्वायर, ये है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट से नहीं घट रहा होता तो फिर ये भी वैल्यू आ जाती। अब इस पे फोर्स इक्वेशन से दिखाएंगे, तो t बराबर मास इस पार्टिकल का m इनटू इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर जो कि इतना है, तो आप इसको लिखेंगे r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो आंसर हो गया हमारा क्या, mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है, ओमेगा निकालना,
कि अगर ओमेगा कहीं से आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओमेगा कहीं से आए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक चीज तो ये भी मुझे समझ में आ रहा है थोड़ी सी, मास क्वेश्चन में पता है और इस पोजीशन का आर मुझे पता है, बस इस पोजीशन का ओमेगा चाहिए, ओमेगा आते ही आपका आंसर मिल जाएगा। इस ओमेगा को निकालने के लिए एक जो तरीका होता है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एक बार देखिए क्या मैं वो यूज कर सकता हूं, तो यस आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेंशन है इसी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी निकालने का मैं मेथड 1 यूज कर रहा हूं, मेथड 1 ओमेगा निकालने का मेथड 1 यूज कर रहा हूं कि अगर ये टेंशन इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो टॉर्क क्या आएगा, 0। दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहां से आएगा। अच्छा, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी दी गई है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो भी कॉस्ट जब आर ओमेगा लगाएंगे ना आप, भी कॉस्ट आर ओमेगा, तो भी कॉस्ट आर ओमेगा में जो आर ओमेगा करके वेलोसिटी आती है ये वेलोसिटी होती है, दिस इज भी कॉस्ट आर ओमेगा। तो आर है 4 और ओमेगा है 2, तो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस पार्टिकल के पास बेसिकली ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी और एक वेलोसिटी और इधर होगी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। तो इनिशियली ये पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ नजर आ रहा है इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, ये 8 है ये 2 है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, भी कॉस्ट जब आर में करते हैं ना तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी आती है। अब मैंने क्या किया, और जब यहाँ पे जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी को मैंने लिख लिया, लेट v2 है, v2 है, और ये वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज 2। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, मास m इंटू v के जगह पे 8 इंटू आर, ये बनेगा 2, एम वी आर इक्वल्स टू यहाँ का एम वी आर, तो एम भी कितना है v2 और ये दूरी कितनी है 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, v2 की वैल्यू मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड। ये 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई यहाँ पे जाते जाते। तो v2 इतनी मिल गई। आपको क्या चाहिए, आपको ओमेगा चाहिए, ये ओमेगा इस पोजीशन वेक्टर का ओमेगा होता है, ये मैंने आपको बताया था, ओमेगा पोजीशन वेक्टर का ओमेगा है। तो ये जो ओमेगा आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये v2 ये है 8 एंड डिवाइडेड बाई ये दूरी कितनी है 2 मीटर। तो इसके पोजीशन वेक्टर में कैसे निकलेगा, इस पोजीशन पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपन आर कर देंगे, ये कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड के बराबर आ गया। अब इसको उठा के आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए तो आपका टेंशन मिल जाएगा, दिस इज एम इज 2 kg और आर की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है और ओमेगा कितना है 4 दिया गया है। तो ये बन गया कितना, 4 चौको 16 चौको 64, 64 न्यूटन। ये आपको आंसर मिल गया इस पार्ट का। आपने देखा कि मैंने इसको केस 1 के अंदर टेंशन कैसे निकाला, बट इसको एक ओमेगा निकालने का एक और तरीका था, वो था हमारा मेथड 2। एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा वो मेथड भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ओमेगा निकालने के लिए आपको पता है कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो इस डायरेक्शन का होता है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। और इस डायरेक्शन का जो इसके जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज नॉट ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है आपका आर अल्फा प्लस 2 डी आर बाई डी टी, 2 डी आर बाई डी टी, मतलब ये आर किस रेट से घट रहा है, वो वी आर था ना, तो वी आर था डी आर बाई डी टी, याद करिए लिखा था। तो ये बनेगा 2 वी आर इंटू ओमेगा, ये बनेगा। तो मुझे ये बताइए, मुझे टेंशन चाहिए, तो टेंशन के लिए मुझे ओमेगा चाहिए, ओमेगा के लिए मुझे आगे वेलोसिटी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में बस मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से तो आपका आंसर आ ही चुका है। ठीक है, कि क्या मेथड 2 से भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या उसमें भी टाइम टेकिंग के टर्म्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस टेंशन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये टर्म्स 0 होना चाहिए। दिस मीन्स आर अल्फा प्लस 2 डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी, ये डी आर बाई टी कॉन्स्टेंट है, आप इसे क्या लिखेंगे -2 इंटू ओमेगा दैट इज 0। अब यहां से देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा आ गया 4 ओमेगा डिवाइड बाई आर, ये बन गया अल्फा की वैल्यू। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि इस वक्त आप ये भी बताइए कि इसका पोजीशन वेक्टर का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, तो ओमेगा आपको निकाल चुके हैं, आप आर से डिवाइड करते तो आपको अल्फा भी मिल जाता। ठीक है, तो जो जो चीजें हैं जो मैं निकाल सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया, टी निकाल लिया 64 न्यूटन, एक चीज तो मैंने ये निकाल लिया, खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी।
अच्छा, इसके बाद ना इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्या? इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? नहीं, थीटा के टर्म्स में भी आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस ओमेगा को अगर मैं लिखूं, इस अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकता हूँ। तो ओमेगा तो कट जाएगा, बट जब तक आर थीटा के टर्म में नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें समझ में नहीं आने वाला। नहीं, उसी समझ में आएगा, इससे तो हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं कट भी कर दूं तो डी थीटा इधर जाएगा, तो फिर आर चाहिए, और आर चाहिए तो आर निकालने के लिए फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन से मैं आर निकालूंगा, तो फिर जाके वो आंसर देगा। मतलब ना, उसकी जरूरत पड़ ही रही है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत पड़ ही रही है, ये पड़ ही रही है। तो खैर कुछ नहीं, यहाँ से कुछ मिलता नजर मुझे नहीं आ रहा है, तो मेथड 2 इसको ना बोल के सिंपल आप ऐसे ही रख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस पोजीशन बताइए, दैट इज 4 मेगा बाई आर, तो आप अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? 4 ओमेगा की जगह पे 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो दैट इज 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। तो ये अल्फा है। तो यहाँ से मैंने टेंशन को फाइंड आउट किया, मैथड 2 को मैं बेवजह ट्राई किया, बट उससे मुझे अल्फा मिलता नजर आया। ये तो अल्फा मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके बाकी सारे आंसर्स की। उन्होंने कहा है कि मुझे बताइए, ये आ गया टेंशन, फिर कह रहा रेडियल एक्सेलरेशन बताइए। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा है भाई? तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा वो देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन यही तो है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन है। तो आप इसके जगह पे क्या लिखेंगे? ए इक्वस टू माइनस, ये रेडियल एक्सेलरेशन है, माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 2 दी गई है, 2 इंटू ओमेगा कितना आया है? दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई 4 चौको 16 दूनी 32 माइनस 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया? दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया। तो एक तो आंसर आपका ये भी मिल गया, एक आंसर तो आपको ये भी मिल गया, रेडियल एक्सेलरेशन। अगला पूछा गया था, इसमें एक बात बताइए, एक ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये भी मैंने निकाल लिया, कहा था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बताइए। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि जो भी फोर्स है वो इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना आएगा? दिस इज 0। ये मिल गया आपको ये आंसर। नाउ इसके बाद हम आते हैं, अगला उन्होंने क्या पूछा? ये मेरा हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन वो होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो इसको आप सही समय डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक तरह से आपको सही से डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के, ऐसे है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक फिर किया था, वो मिस्टेक बता दे रहा हूँ, ये वाला मिस्टेक है। तो एंगुलर मोमेंटम में एम भी की जगह पे क्या लिखेंगे? 8, तो एम वी आर इक्वस टू एम वी टू इंस टू 2, तो यहाँ से वी टू कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, 8 आ जाएगा। अब यहाँ का ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा 8 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, 1 सेकेंड, एम भी आर, अच्छा आर 2 है ना बेसिकली, चलिए ये है 1 सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? यहाँ का एम भी की जगह पे 8, एम भी इज टू आर की जगह पे 4 इक्वल्स टू मास एम भी टू, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो यहाँ से भी टू की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 16 आएगी, 2 16। तो ओमेगा यहाँ क्या आएगा? 16 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस 2 है, इट इज 8,
ये 8 आ जाएगा। अब लिखेंगे ये क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर इंटू ओमेगा 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। अब तो 8 टाइम 64 इंटू 4, तो ये बनेगा 4 चौक को 16 के 1, 6 चौक 24 1 25, 256, ये हो जाएगा आपका 256 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा, न्यूटन का। अब कह रहा है ये वाला टर्म पे आते हैं, तो ये क्या बनेगा, आर अल्फा इक्वल्स टू 2 भी क्रॉस ओमेगा, ओमेगा कितना आया था, 8 आया था, तो आप यहाँ लिखेंगे कितना, अल्फा इज 4 ओमेगा अपान आर, और ओमेगा 8 के बराबर है, तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, तो आएगा कितना 16, दिस वन इज द 16, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 16। फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ क्या था, आर ओमेगा स्क्वायर था आपका, तो मैंने आर रखा और ओमेगा की जगह पे 8 कर दिया, 8, तो 8 टाइम्स 64 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 ना, ये रेडियल एक्सेलरेशन है, रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज रेडियल। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, तो ये 128 है बेसिकली, दिस वन इज द 128, ये बन गया। इसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो गया। अब आपसे पूछा गया था कि बताइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह बताइए, तो ये v2 की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16 है, और ये कांस्टेंट स्पीड है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 16 और 2 रहा होगा, तो ये 16 रहेगा और ये 2 रहेगा, ये 2, ये 16 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये लिख लिया। अच्छा, ये तो वेलोसिटी का है, तो कोई पूछे कि वेलोसिटी बताइए कि रेडियस के साथ क्या एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, अगर कोई पूछे ये एंगल बताइए, लेट दिस एंगल इज बीटा, तो आप क्या लिखेंगे, टेन बीटा इज 16/2, तो 16/2 का मतलब है 8, तो 10 बीटा आपका 8 के बराबर है, द 10 बीटा इज 8। अब हम बात करेंगे बाकी सारे एक्सेलरेशंस की, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इसको मैंने ऐसे दिखाया और कहा कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस स्टैंड पे इस डायरेक्शन में है और ये वाला एंगल बीटा है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास दो एक्सेलरेशन था, एक रेडियल था 128, तो ये वाला एक्सेलरेशन इधर है, दिस इज 128 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रेडियल वाला, और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, ट्रांसवर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आपने देख लिया। अगर ट्रांसवर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो इस एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ आएगा, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कोई पूछे टेंजेंशियल कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इट इज नथिंग बट 128 का कॉस बीटा, तो 128 का कॉस बीटा, और यहां से tan बीटा पता है तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या पता करना था, नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट है जो इस वेलोसिटी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो अगर ये 128 है तो इसका ये साइन बीटा बनेगा। देन व्हाट इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू 128 का साइन बीटा। इस तरीके से मैंने आपको क्या निकाल लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लिया, और यहाँ से लिख सकते हो तो लिख लो, ये क्या लिखेंगे, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/1, 8 टाइम 64 1 65, तो बनेगा रूट दिस। अब यहाँ से लिखेंगे 128 इंटू कॉस बीटा 1/√65, तो रूट 65 बनेगा, और ये 128 इंटू साइन बीटा 8/√65 बनेगा। इस तरीके से मैंने आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बता दिया। अब इसके बाद आते हैं हम, इसमें अगला पूछा था और अंतिम क्वेश्चन इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v नेट का स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल, तो नॉर्मल ये वाला आप यूज करते हैं, ठीक है, न कि ये वाला एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं, v के जो परपेंडिकुलर है, तो v नेट कितना है आपका, जो v नेट है वो यहां से जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, v नेट का स्क्वायर बन गया इतना, एंड डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन ये है, उठा के यहाँ पर रख देंगे, दिस इज 128 × 8 इंटू √65, ये बन गया। तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे मैंने देखा आपने कि मैंने कैसे इन सारे आंसर्स को
बताया। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं सब और इस तरीके से डील होते हैं। मतलब आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, कंजर्वेशन के सारे पार्ट्स यूज कर सकते हो और आपके आंसर सही आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या मैंने आंसर कर लिया पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने निकाला टेंशन, जो कि टेंशन की वैल्यू, देखिए कॉन्सेप्ट सारे के सारे सही मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि कैलकुलेशन में मैं कहीं मिस्टेक कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने खुद इसको बनाया है, 256 न्यूटन है। ठीक है, इरोडो से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बट इरोडो में सारे के सारे पार्ट नहीं है, सिर्फ टेंशन का ही पार्ट है। टेंशन आ गया। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था? टेंशन के बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो था रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ पे लिख दूं एक साथ, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो हमारा आया है, दिस इज नथिंग बट रेडियल एक्सेलरेशन इज -128 -128 आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पोजीशन पे। दूसरा मुझसे पूछा गया था क्या, ये भी मैं लिख लूँ, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो आ रहा है हमारा, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन ये आ रहा है बेसिकली 128 इंटू 8। तो 128 इंटू 8, वन 128 इंटू 8, तो 1024 है। वन जीरो टू फोर 128 इंटू 824 डिवाइड बाई √65 है। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जो टेंजेंशियल आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना है? वो है आपका 128 √65 है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एंड इट इज 0। तो ट्रांसवर्स हो गया, रेडियल हो गया, नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड टेंशन हो गया। और अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि आ रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा आया है 16 का स्क्वायर प्लस 2, 16 इंटू 16 प्लस 4, 260, 260 डिवाइडेड बाई 260 डिवाइड बाई, अगर ये आ रहा है 260 ऊपर डिवाइड बाई 128 इंटू 8 √65। तो जब इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 65 बन जा रहा है, 65 √65 एंड डिवाइड बाई 128 इंटू 2, तो 128 इंटू 2 आ जा रहा है। तो ये हम आंसर करेंगे 128 इंटू 2, 128 इंटू 2, 65 √65 एंड 128 इंटू 2, तो 128 इंटू 2 ये आएगा 256। तो ये आपका क्या है, इसमें एक और टर्म्स निकाला था, एंगुलर एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो आपका आया था, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला था 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन सब में इस तरह के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं और ये हमारे आंसर्स थे। तो आपने देखा कि मैंने कैसे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को पोलर मेथड के हेल्प से अटेम्प्ट कर लिया। पोलर मेथड के साथ मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी टर्म्स का हेल्प लिया। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं, देखिए केस 2 मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ। केस 2 में क्या है कि व्हेन टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज mg एंड इनिशियल रेडियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, कि रेडियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है ये, लेकिन ये इसमें है ना, ये 4 मीटर पर सेकेंड किधर है ना, ये मेंशन नहीं है इसके अंदर। तो ये लिख लो कि 4 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है।
ठीक है। तो क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर खींचोगे तो फोर्स mg क्यों होगा, वो फोर्स mg क्यों होगा जब कांस्टेंट फोर्स वेलोसिटी से आप खींचते थे। अगर आप ये कहते केस 1 में कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हो ना, तो इसका तो टेंशन अभी आया था ना, कैलकुलेट किया तुम लोग, कितना आया था इसका टेंशन, इसका टेंशन आया था 256 न्यूटन का टेंशन होगा, तब जाके आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को खींचेंगे। ठीक है। और जब आप, अब एक चीज पता है क्या है, ये 256 है, यहीं से मुझे और बात समझ में आ गई। जैसे कि अगर मैं इसको कांस्टेंट फोर्स से खींचता, वो भी mg से मैं खींच रहा हूँ, mg उसका मास था 2 kg, तो टेंशन 20 न्यूटन हो गया। तो 20 न्यूटन का टेंशन होगा, जो पहले 256 था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। जब टेंशन कम हो जाएगा, इसका मतलब कि वो एक्सेलरेशन ना बाहर की ओर आएगा, समझ रहे हो। तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी गारंटी लेना भी बहुत मुश्किल काम है कि इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आएंगे, कि ये जो लिखा गया ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर कि जब ये दूरी 2 मीटर हो जाती है, 2 मीटर हो जाएगी, तो जरूरी नहीं कि 2 मीटर हो सकता है कि ये ऐसे आते आते 2 मीटर की दूरी अटेंड ना करे, उसके पहले निकल जाए। कुछ समझ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है इसके अंदर प्रॉब्लम। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हो सकता है, तो हो सकता है कि हम बाकी के आंसर्स कर ही नहीं पाए, या कहें कि इट इज नॉट पॉसिबल द पार्टिकल रीचेज एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सही में पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, तब फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब ये केस 2 के जो बन रहा है ना, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से था, ऐसे था, यहाँ पे इस तरीके से था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये तो 8 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि इनिशियल ओमेगा मुझे पता था, इनिशियल ओमेगा तो वही है जो पहले था, तो ओमेगा वही है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड रहेगी। बस ये वेलोसिटी इधर हो जाएगी उनके अकॉर्डिंग 4 मीटर पर सेकेंड, जैसा उन्होंने कहा रखा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायग्राम ऐसे आएगा, ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, इट इज 4 मीटर। अब कुछ समय बाद जब ये यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, v2, और ये एक वेलोसिटी इधर आएगा, दैट इज v3 आएगी। और ये दूरी कितनी है, 2 मीटर है आपका। अगर ये दूरी 2 मीटर के बराबर है तो लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे, तो मास m, v की जगह पे क्या लिखेंगे 8 mv/r 4 बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे mv2/2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ गई 2/16, ये 16 मीटर पर सेकेंड v2 की वैल्यू आ गई। ये तो वही आएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आनी भी वही चाहिए। ठीक है, अब पहले टेंशन निकालते हैं, इस पोजीशन पे टेंशन बता करना है। तो टेंशन निकालने के लिए, अच्छा टेंशन तो रस्सी का टेंशन mg है, तो वही रहेगा, क्योंकि जो रस्सी खींच रहे हो जिस फोर्स से, वही रस्सी में टेंशन है। तो टेंशन जो आएगा दैट इज 20 न्यूटन 2g 20 न्यूटन, ये तो यही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज, अगला आ गया क्या कि मुझे ये पता करना था क्या रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा। अगला क्वेश्चन के अंदर क्या था, हाँ रेडियल एक्सेलरेशन, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन, अच्छा रेडियल एक्सेलरेशन ये तो बिल्कुल आ गया। जो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन वो कुछ और नहीं, फोर्स, रेडियल फोर्स वो तो 20 है, एंड डिवाइड बाई मास 2 से डिवाइड कर दीजिए, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जब फोर्स पता है तो F बराबर m में करेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये मिल गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अच्छा नॉर्मल एक्सेलरेशन तब तक नहीं आएगा, अभी तो ये सारे के सारे आंसर तभी सही हो पाएंगे जब ये यहां पहुंचे। तो ये जो मैं आंसर बताए जा रहा हूं, ये आंसर सही होने के भी कंडीशन हैं कि पहले ये पार्टिकल यहां पहुंचे, तब तो आप आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये सब देखना पड़ेगा कि वहां पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे बताइए, ये कांस्टेंट mg से आपने खींचा है, v3 की वैल्यू चाहिए, तो लगाएंगे वार्कर्सी थ्योरम, यहाँ पे वार्कर्सी थ्योरम। तो मुझे बताइए 4 मीटर, ये 2 मीटर है, तो जो mg फोर्स था वो था 20 न्यूटन का, mg फोर्स 20 न्यूटन का खींचा जा रहा है कांस्टेंट से। तो इस फोर्स ने कितना वर्डन किया, इस फोर्स ने वर्डन किया 20/2, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर का डिफरेंस 2 मीटर, इतना mg ने वर्डन किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, mg ने इतना वर्डन किया भाई, 20 के फोर्स से तुम खींच रहे हो, ये दूरी 4 मीटर, ये दूरी 2 मीटर हो गया, तो डिफरेंस 2 मीटर का हुआ,
तो 2 मीटर नीचे गया तो mg का बर्डन 20/2 आया, दैट इज चेंज इन कैटेगरी। यहाँ की कैटेगरी क्या लिखेंगे आप, हाफ मास कितना है 2 kg, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, v2 किसके बराबर था 16 का स्क्वायर है, एंड प्लस v3 का स्क्वायर फाइनल कैटेगरी माइनस इनिशियल कैटेगरी, इनिशियली ये है दैट इज हाफ m कितना 2 के बराबर, ये 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इनिशियल कैटेगरी है। अब अगर ये v3 की स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि थ्रू आउट द मोशन यहाँ पे आएगा, और अगर ये पॉजिटिव नहीं आती है तो मैं कहूंगा कि देखो ये 4 से 2 पे जा ही नहीं सकता। दैट मीन्स कोई भी आंसर में इस पोजीशन का उन्होंने पूछा है टेंशन वगैरह सब कुछ, तो मैं निकाल ही नहीं सकता जब वहां पहुंचेगा नहीं तो v3 की वैल्यू पॉजिटिव होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 के टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और ये बनेगा 40 और ये बन गया आपका 16 का स्क्वायर 256 प्लस v3 का स्क्वायर, ये बनेगा 64 माइनस 16। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो आई थिंक v3 का स्क्वायर जो बनेगा वो बन जाएगा 40 प्लस 64 प्लस 16 माइनस 256 का स्क्वायर, ये बन गया। आई थिंक ये जो वैल्यू है ना 100 समथिंग, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, वो कंफर्म कर रहा है कि पार्टिकल यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट फाइंड आंसर्स ऑफ ऑल अदर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें केस 2 जो है इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब हम इसमें लिखेंगे कि पार्टिकल विल नॉट रीच एट 1 सेकेंड, particle will not reach at particle will not reach at t at r equals to 2 मीटर, इस पे पहुंच ही नहीं पाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब ये जो टर्म्स में बोल रहा हूं ये सब गलत है, ये सब गलत है भाई, ये सब तभी आएगा जब वो पहुंचे तो नाउ। अब तो इसका मतलब किसी के भी आंसर पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज तो हो सकता है इसके अंदर, पता है क्या कि अब मैं क्वेश्चन डेवलप करना चाहता हूं ये कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो पास पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? वो इस वजह से नहीं पहुंचा क्योंकि इनिशियली जो इसका स्क्वायर है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा सेकेंड डेरिवेटिव, इसका इस दूरी का सेकेंड डेरिवेटिव वो अवे आएगा, अवे ऐसे आएगा, तो वो क्या करेगा इसकी स्पीड को कम करेगा। और वो कॉमन सेंस से समझो कैसे आ रहा था, पहले इसको 2 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट से खींचने के लिए यहाँ का टेंशन आपने कितना दिया था 256 दिया था। जब ये टेंशन सिर्फ 20 रखेंगे तो ये दूर नहीं भागना चाहेगा, जब दूर भागना चाहेगा दैट मीन्स इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, एक्सेलरेशन इधर रहेगा, डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इधर रहेगा, जो कि इसकी इस डिस्टेंस को इस स्पीड को कम करेगा, स्पीड कम करेगा, तो स्पीड कम होगा, शुरू में ये दूरी भी घटेगी, लेकिन स्पीड जब 0 हो जाएगा उसके बाद वो दूर जाने लगेगा। इस पे मोशन ऐसे होगा कि ये ऐसे आएगा पास में, अब फिर ऐसे एकदम पास आने के बाद फिर ये दूर जाने लगेगा, इसके अंदर बेसिकली ऐसा होगा। तो अगर मुझे ये निकालना हो, अच्छा ये तो आंसर मैंने कहा पहले वाले से मेथड से, और इससे भी मैं समझ गया कि 2 पे नहीं पहुंचा है, दैट मीन्स वो पहले दूरी कम हुई है और बाद में वो एक सर्टेन दूरी पे के बाद फिर वापस चला गया, ये भी इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट चूंकि जेई एडवांस के अंदर ही चीजें हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है कंप्रहेंशन वगैरह में, तो फिर इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट अंडर 500 की रैंक का है या 1000 रैंक का है तभी आप इसको देखिएगा। ठीक है, ओके, नाउ अब इसमें जो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है इसमें, जो पूछ सकता है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। अगर ये पूछे फाइंड मिनिमम डिस्टेंस एंड एट दिस डिस्टेंस बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है, जो बाकी सारे क्वेश्चन थे मिनट जहां पे पहुंचेगा उसके बाद तो पूछ ही सकता है। तो फिर हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म्स, वो कैसे आएगा जरा देखिएगा, ये इस तरीके से आएगा।
हालांकि ये भी क्वाड्रेटिक बन सकता है, ये भी थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकता है। भाई ये ऐसे था, ये स्पीड कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड थी, और ये कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड थी। फिर एक टाइम पे मिनिमम दूरी पे आएगा यहाँ पे। अच्छा, मिनिमम दूरी पे रेडियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रेडियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सिर्फ यही वेलोसिटी होगी, दैट इज v2। ये वाली वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि इसके वजह से वो पास में आ रहा है। जब जीरो हो गया, ठीक है, तो ये v2 अटेंड कर लिया, उसके बाद वो फिर दूर जाने लगेगा। तो अब जब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ना, कंजर्वेशन, तो ये दूरी कितनी थी 4 मीटर था, ये दूरी थी 4 मीटर इनिशियली, ठीक है। तो आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम भी इज टू आर इक्वल्स टू एम v2 इज टू आर। तो यहां से v2 इज टू आर की वैल्यू आ गई कितनी, दैट इज 32। इक्वेशन नंबर 1 ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक का एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां से यहां तक mg जो नीचे आएगा वो कितना वर्क करेगा, mg का ऑर्डर बनेगा mg 20 इज टू ये 4 और ये r हो गया, तो कितना दूरी का डिफरेंस है 4 माइनस आर, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg का वर्डन बन गया। चेंज इन कैटिंग एनर्जी, यहाँ की एनर्जी क्या लिखेंगे आप, हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस यहाँ की एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू ये वाली स्पीड 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। आई थिंक आप समझ जरूर रहे होगे इस बात को। इससे जो आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि जब तक ये वाला वेलोसिटी रहेगी तब तक की दूरी घटेगी, तो जहां मिनिमम दूरी आएगी वहां पे वाली स्पीड जीरो हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 के टर्म्स हट जाएगा, ये बनेगा अब 20 इज टू 4 माइनस आर बराबर v2 का स्क्वायर माइनस ये 32 प्लस 64, ये बन गया। अब देखिए एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन ए है, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। जब सॉल्व करेंगे तो इससे आर की दो वैल्यू आएगी, पता है, एक आएगी जो सबसे मिनिमम वाली होगी और एक जो आएगी सबसे मैक्सिमम वाली होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना। मतलब इसमें क्या है ना कि यहाँ के बाद ये पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए एक मिनिमम दूरी पाएगा, और फिर उसके बाद ये दूरी फिर बढ़ के मैक्सिमम बनेगी। तो एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा और एक मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा इस पार्टिकल का, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी रेडियल स्पीड वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और मिनिमम दूरी पे भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मोशन ये मिनिमम दूरी के बाद ऐसे होते होते मैक्सिमम पे जाएगा, फिर वहां से घटते मिनिमम, फिर ऐसे बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते जीरो, ये बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना। और इस दोनों को सॉल्व करने के बाद वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको इन दोनों केसेस के विषय में बताया, ठीक है। जिसमें पहला केस अच्छा था, दूसरा केस भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके आंसर्स में एक ऑप्शन जरूर पड़े होंगे, दैट इज नॉन ऑफ दिस, तो आप उसको मार्क करिएगा। थैंक यू।